तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो दौरा था ये एक हिडन एजेंडा था और वो आस्ता आस्ता जो है बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। और रिमोट कंट्रोल से आप सरकार भी चलाते हैं और पार्टी को भी चलाते हैं, तो वो बातें आज ये कहने लगे। जब आदमी चेयर पे हो तो वो कहे तो एक बात बनती है, चेयर से आप उतरे हैं और आगे आपको एक्सटेंशन नहीं मिल रही, तो फिर आप कह रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद जैसे इंसान का और अच्छे पार्लियामेंटेरियन का कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पुतला नहीं जलाना चाहिए था। तो मुझे ये बताओ कि गांधी ग्लोबल फैमिली इतना भीड़ इकट्ठी कर सकती है? तभी तो मैं कह रहा हूं हिडन एजेंडा था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना था। एक तरफ तो हम ये व्याख्यान कर रहे हैं कि कांग्रेस को जनाब हमने 40 साल चलाया, तो अगर 40 साल ठीक चलाया तो वो कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए थी, कमजोर होनी चाहिए? नो, आप लोगों ने सूडो सेकुलरिज्म को बढ़ावा दिया और इस मुल्क को कहीं ना कहीं आप इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करते थे। ये जितने भी लीडर थे आज कहीं ना कहीं इनकी जान पे बनी, तो इनके मुंह से सच निकल रहा है ये, और कांग्रेस का ये ट्रेडिशन रहा है। गुलाम नबी आजाद साहब को तो पुतला जलाया है, तो यहां इनका ट्रेडिशन रहा है ना। आप देखिए नरसिम्हा राव जी के साथ क्या हुआ था, उसको पूरा ऑनर मिला था। सीताराम केसरी को किस तरह से कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से बाहर निकाला था, तो यही लोग होते थे ना उस समय, पॉलिसी मेकर, डिसीजन मेकर तो यही लोग थे। तो सामने सामने था, ओपन स्टेज पे था कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है, जहां अभी भी कोई, मैं कह रहा हूं कि ये हिडन एजेंडा है, प्रेशर टैक्टिक्स है, या कोई सच बोलने की ऊपर से भी ऊपर वाले ने भी आदेश किया है कि आप तो सच बोलो। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। हाल ही में कांग्रेस के कद्दावर गुलाम नबी आजाद साहब का जम्मू दौरा हुआ और उनके इस जम्मू दौरे के बाद से ही कांग्रेस तिलमिलाई हुई है और कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। कल हमने देखा कि किस तरह से गुलाम नबी आजाद के नाम पर कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई दिखाई दी। जम्मू में जहां एक तरफ गुलाम नबी आजाद साहब का विरोध हुआ, वहीं दूसरा गुट उनके समर्थन में सामने आया। क्या कुछ हो रहा है कांग्रेस में और क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के इस दौरे को लेकर, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर श्यामलाल शर्मा जी मौजूद हैं। और इनसे बात करने के लिए हम इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि ये लंबे अरसे तक कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस को भीतर से भली भांति जानते हैं और गुलाम नबी आजाद जी को भी जानते हैं। श्यामलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जम्मू। आपका भी धन्यवाद। श्यामलाल जी, अभी जो जम्मू कश्मीर का हाल ही का दौरा जो गुलाम नबी आजाद साहब का हुआ है, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीजें जो हैं वो बदल गई? देखिए, जहाँ तक आप कहते हैं कि कोई ज़्यादा, तो मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ और ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला हो सकता है। अब आप पत्रकार लोग हैं, इसके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं और पब्लिक डोमेन में लेके जाना चाहते हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो दौरा था ये एक हिडन एजेंडा था और वो आस्ता आस्ता जो है बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। और इसमें मुझे कहते हुए कोई हिचकचाहट नहीं है, क्योंकि कद्दावर लीडर आए हुए थे। गुलाम नबी आज़ाद साहब का अपना एक पॉलिटिक्स में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 5 डेकेड जो हैं उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में दिए हैं और आगे भी यही दुआ कर सकते हैं वो एक्टिव रहें। और उनके साथ जो लोग आए उनका भी एक सिलसिलेवार तरीके से रहेंगे, चाहे वो अपर हाउस हो, लोअर हाउस हो, जहाँ हुड्डा जी थे, आनंद शर्मा जी थे, और जो बात उन्होंने कही कपिल सिब्बल जी थे, तो ये बातें तो मैं आज से 15 साल पहले कह रहा था और विद इन द पार्टी में रहते कह रहा था और कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते रह रहा था। ये लोग तो छोड़ के कह रहे हैं और मैं उस समय कह रहा था कि कांग्रेस जो एक सेक्शन को अपीज करने की कोशिश कर रही है, किया उनका भी कुछ नहीं, जिस तरह मैं इशारा कर रहा हूं मैं वो कह रहा हूं। और दूसरा, आपकी कोई पॉलिसी, वाजिया पॉलिसी नहीं है और पॉलिसी प्रोग्राम नहीं है और रिमोट कंट्रोल से आप सरकार भी चलाते हैं और पार्टी को भी चलाते हैं, तो वो बातें आज ये कहने लगे। जब आदमी चेयर पे हो तो वो कहे तो एक बात बनती है, चेयर से आप उतरे हैं
और आगे आपको एक्सटेंशन नहीं मिल रही तो फिर आप कह रहे हैं, तो इस बात का जवाब तो गुलाम नबी आज़ाद साहब बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं। हिडन एजेंडा मैंने इसलिए किया कि उन्होंने जो प्रोग्राम किए वो कांग्रेस के नाम पे नहीं किए, वो तो पार्टी के अध्यक्ष भी उनके कह रहे थे कि पार्टी को कभी ना कभी गुलाम नबी आज़ाद जी को ये स्टेटमेंट आपने आपको एक्सप्लेन करना होगा, बताना होगा, अपनी पोजीशन बाजिया करनी होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ऑफिशियल ग्रुप है, हेडेड जो अध्यक्ष हैं, तो ये उनकी साजिश हो सकती है। लेकिन मैं इसको कंडेम करता हूं कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे इंसान का और अच्छे पार्लियामेंटेरियन का कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पुतला नहीं जलाना चाहिए था। इसको मैं कंडेम करूंगा। तो अभी जिस तरह से गांधी ग्लोबल का जो फंक्शन हुआ, उनकी फैमिली का जो फंक्शन हुआ, हमने देखा कि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक एक मंच बनकर रह गया था, क्योंकि वो गांधी ग्लोबल फैमिली का फंक्शन कम और राजनीतिक मंच देखने में ज़्यादा लग रहा था। जिस तरह से स्पीच हुई, जिस तरह से भाषणबाजी हुई सभी नेताओं। तो मुझे ये बताओ कि गांधी ग्लोबल फैमिली इतना भीड़ इकट्ठी कर सकती है? तभी तो मैं कह रहा हूं हिडन एजेंडा था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना था, तो वो हिडन एजेंडा था। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के थोड़े बहुत बचे कुचे कार्यकर्ता हैं उनको हिट किया होगा। बात तो और थी, ये थोड़ा है कि मोदी जी की तारीफ की तो उसकी वजह से कांग्रेस के जहाँ यहाँ के लोग जो हैं वो उनसे ना खुश हुए। कारण तो ये है कि कह रहे थे कि नॉन पॉलिटिकल है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें तो फ्लैग भी लगे हुए थे। बिल्कुल, किस किस पार्टी के फ्लैग थे, और उस स्टेज से किस पार्टी का जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। तो फिर आप उसको क्यों है भाई, अगर है तो हिडन एजेंडा लेके क्या चल रहे हो? वो सीधे बोलो ना। और आपने सीधे बोला कि कांग्रेस बहुत कमजोर है, तो जब आप चेयर पे थे तब आप लोगों ने क्यों नहीं? और कांग्रेस कमजोर किसने की? एक तरफ तो हम ये व्याख्यान कर रहे हैं कि कांग्रेस को जनाब हमने 40 साल चलाया, तो अगर 40 साल ठीक चलाया तो वो कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए थी, कमजोर होनी चाहिए? नो, आप लोगों ने सूडो सेकुलरिज्म को बढ़ावा दिया और इस मुल्क को कहीं ना कहीं आप इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करते थे। ये जितने भी लीडर थे आज कहीं ना कहीं इनकी जान पे बनी तो इनके मुंह से सच निकल रहा है। ये और कांग्रेस का ये ट्रेडिशन रहा है। गुलाम नबी आजाद साहब को तो पुतला जलाया है, तो यहां इनका ट्रेडिशन रहा है ना। आप देखिए नरसिम्हा राव जी के साथ क्या हुआ था, उसको पूरा हॉनर मिला था। सीताराम केसरी को किस तरह से कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से बाहर निकाला था। तो यही लोग होते थे ना उस समय, पॉलिसी मेकर, डिसीजन मेकर, तो यही लोग थे। तो तभी कहते हैं सच्चाई जो है वो एक ना एक दिन सामने आती है। अभी जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में कपिल सिब्बल जी आए, आनंद शर्मा जी आए, मनीष तिवारी जी आए, इतने बड़े बड़े लीडर जो कांग्रेस के जो मंत्री रह चुके हैं, वो अगर इनके साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इसका इस्तेमाल किया है कि कांग्रेस जो सेंट्रल कांग्रेस है दिल्ली में, जो उनके आला कमान बैठे हुए हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनको अपना एक शक्ति दिखाने की कोशिश की, एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में। इस बात का जवाब तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ही दे सकते हैं। देखने में क्या लगा? नहीं, देखने में क्या था, वो तो सामने सामने था, ओपन स्टेज पे था कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है, या अभी भी कोई, मैं कह रहा हूं कि ये हिडन एजेंडा है, प्रेशर टैक्टिक्स है, या कोई सच बोलने की ऊपर से भी ऊपर वाले ने भी आदेश किया है कि आप तो सच बोलो। मैं इतना ही कहूंगा। तो अभी अगर हम ये बात करें कि जिस तरह से आपने कहा कि 15 साल पहले आपने ये बातें कहना शुरू कर दी थी जब आप कांग्रेस में थे, तो उस वक्त कौन रोकता था इन सब बातों को? यही लोग रोकते थे, यही लोग रोकते थे, यही लोग कहते थे कि जो श्यामलाल जो है जी ये आरएसएस की भाषा बोलता है, ये विश्व हिंदू परिषद का आदमी है। इनको तो ये दिक्कत भी होती थी जब मैं ये बातें करता था, ये इससे भी ज्यादा बोलते थे। ये तो कभी कभी ये बोलते थे कि डाइडिस्टिक हैं। आप समझ रहे हैं मैं कहाँ बोल रहा हूं? तो कहाँ सेकुलरिज्म है? क्या सोच है हमारी, क्या अप्रोच है हमारी? कथनी और करनी में फर्क है। अलग अलग चेहरे लगा के घूमते हैं। जो जम्मू का नुकसान हुआ है ये सब लोग इसके भागीदार हैं। और कांग्रेस के साथ हमेशा जिस तरह आज लोगों की मन बदला और बीजेपी के साथ हैं,
इसको अगर आप देखेंगे 1983 में आउट ऑफ 32 सीटों में जम्मू संभाग से 23 सीटें कांग्रेस को मिली थी और सीएलपी लीडर बनाने की बारी आई तो कश्मीर का प्रेसिडेंट बनना है, कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनना है, कश्मीर का। और श्यामलाल कहता है कि हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाओ तो ये कहते थे कि ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का आदमी है। ये तो सोच थी, ये सोच है। तो यही लोग रोकते थे। इन्हीं लोगों ने जम्मू की जो हमारे संभाग की डेवलपमेंट है, इनकी कंट्रीब्यूशन है। आप डिस्ट्रिक्ट की देख लो, हम रोज दवाई देते हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट बनाए। क्या आपने इंसाफ किया? शुपिया डिस्ट्रिक्ट बनता था, एक नियाबत थी। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट बनता था, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट बनता था। वजीर कमीशन की रिकमेंडेशन तो किश्तवाड़ के लिए थी, रियासी के लिए थी, क्योंकि ये पहले भी डिस्ट्रिक्ट थे, और सांबा के लिए थी। है इन लोगों का, इनकी एक सोच है, कथनी और करनी में फर्क है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कश्मीरियों को खुश करने में ही कांग्रेस हमेशा से शुरू से जो है वो लगी रही, और उसको देखते हुए जम्मू के साथ हमेशा से भेदभाव रहा? नहीं, ये तो सच्चाई है, ये सामने नजर आता है। इसलिए कि जम्मू के लोग पक्के नेशनलिस्ट हैं। कश्मीर से कभी भी 3 से 5 सीटों से ज्यादा कांग्रेस का इतिहास रहा है। आप देख लें 1975 के बाद। तो ये सोच रही है, और यही लोग जो थे डिसीजन मेकर थे, यही पॉलिसी मेकर थे, यही हेल्म ऑफ द अफेयर्स, यही लोग थे ना। तो क्यों नहीं इंसाफ हुआ जम्मू के लोगों के साथ? आपको लगता है कि गुलाम नबी आजाद साहब के साथ आज जो कांग्रेस में हो रहा है वो उन्हीं की करनी है जिसका वो भोग रहे हैं? रोल तो उनका काफी रहा है शुरू से ही, कि इस स्टेट को जो है, चाहे वो सरकार की हो, जिस तरह से रिमोट कंट्रोल से चलाया जाए। दिल्ली में भी रहें, यहां भी रहें। इसीलिए वीक लीडरशिप को यहां प्रमोट करते थे वो। आप देख लें 1975 के बाद जम्मू के लीडरशिप की लिस्ट देख लें आप, और जो कोई थोड़ी मुंह में जबान रखता था उसके पीछे यही होता था कि इसको कंट्रोल करो, और हमारे यहां वाले बंधुआ मजदूर बने हुए थे। आप देख लें किस किस आदमी को क्या क्या पोस्ट दी गई, और उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या थी, और पॉलिटिकल एरा उनका क्या था। कारण यही था कि ये हमारी ताबियादारी करते रहे, हमारी सलाम बादशाह सलामत हमें कहते रहे। तो वो कहीं ना कहीं तो अब तो बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ रही है। तो हम आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, मैं यही सवाल पूछना चाहता था आपसे, कि गुलाम नबी आजाद के बाद उस कद का दूसरा नेता जम्मू संभाग से कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ, उसके पीछे वजह क्या देखते हैं? बता दिया मैंने, आप बार बार हम रिपीट करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं लगती। समझमंद के लिए जो है वो इशारा ही काफी है, और जम्मू के लोग भी जानते हैं। ये नहीं है कि जम्मू के लोगों के पास सलाहियत नहीं है। डेडिकेशन, डिवोशन, कमिटमेंट, नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म जम्मू के लोगों में, मैं ये नहीं कहता कि कश्मीर वाले नहीं है, लेकिन जम्मू का चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, आप देख लें 30 साल हो गया हमने प्रॉक्सी वॉर लड़ते हुए। यही मुसलमान भाई हैं हमारे, पुंछ और जोरी वाले, अगर ये लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते तो यहां तो गुजर लोग रहते थे ज्यादा, उनके साथ भी इन लोगों ने इंसाफ नहीं किया। यही चीफ मिनिस्टर थे ना, गुलाम नबी आजाद साहब भी चीफ मिनिस्टर रह के गए, उनको क्यों रिजर्वेशन नहीं दी SC ST की? तो ये आप सोच सकते हैं कि इन तमाम लोगों की कथनी और करनी में कितना फर्क था। अगर मैं आपका इशारा समझूं तो आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ने जानबूझकर यहां से कोई लीडरशिप पनपने नहीं दी। ऐसा ही समझ लें। इसके पीछे वजह यही है कि ये एक माइंडसेट है, एक माइंडसेट है हमारा, और हम लोगों ने भी वो समझदारी नहीं की, जम्मू वालों ने भी, कि ऑब्जेक्टिव क्या है पीछे। इनको डिवाइड एंड रूल करो, बस वजह ये है, डिवाइड एंड रूल। अब कांग्रेस के बीच में जो गुत्थम गुत्था चल रही है, जो जिस तरह से 2 गुट बन चुके हैं कांग्रेस के अंदर, आगे आने वाला भविष्य क्या देख रहे हैं आप कांग्रेस का? कहीं दोबारा स्प्लिट होने के कगार पर तो नहीं? स्प्लिट वहां होता है जहां कुछ बचा हो।
बचा क्या है? आप ये बताइए। सेकंड लाइन लीडरशिप देख लो, बाकी चीजें देख लो, बचा क्या है? पूरे हिंदुस्तान में देख लो, आप देख लें ना, लीडरशिप वैक्यूम है। और अब हिंदुस्तान का माननीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पॉलिटिकल नरेटिव जो है वो चेंज हो गया है। अब वो चीजें नहीं चलती हैं। अब आप कुछ कंट्रीब्यूट करोगे, कुछ दोगे, और वो सामने लगता है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया आज इतना वाइब्रेंट है, आपके बेडरूम तक घुसा हुआ है, ये पब्लिक है, सब जानती है। अब ये सारी चीजें जो है, ये मस्चीवियस जो हमारी अप्रोच रहती है, जो रोल रहता है, ये नहीं चलता है। ये बात ठीक है कि आप ताकतवर हैं और आपके सामने कोई आदमी बोलता नहीं हो, लेकिन अंदर तो सारे लोग जो हैं वो जानते हैं क्यों कांग्रेस पार्टी की बार बार जहां हार हो रही है। कारण यही है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। राज्यसभा में जब कांग्रेस के कद्दावर लीडर जो गुलाम नबी आज़ाद, इनकी विदाई हो रही थी, करीब 41 साल के बाद जो विदाई हो रही थी, उसमें हमने एक तस्वीर देखी कि प्रधानमंत्री भावुक हुए और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। इसके मायने क्या निकाले जाए? नहीं, ये इंडिविजुअल है, विचारधारा की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की, माननीय मोदी जी की अपनी विचारधारा है। कुछ भी हो जाए, माननीय मोदी जी अपनी विचारधारा से बाहर नहीं जा सकते हैं। वो एक इंडिविजुअल जो आपस में मेरा और आपका होता है, तीन चीजों को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। पर्सनल रिलेशन, पॉलिटिक्स और बिजनेस। और जो अच्छे लोग होते हैं, बड़े कद के लोग होते हैं, उनकी ये अप्रोच रहती है, वो पर्सनल इन चीजों को नहीं लेते हैं। जब आप फ्लोर पे हैं, जब अपनी पार्टी पे हैं, जहां आप किसी पब्लिक को संबोधित कर रहे हैं, तो मेरी अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी विचारधारा है। वो विचारधाराओं का टकराव है, बैटल ऑफ आइडिया है, बैटल ऑफ थॉट्स है। लेकिन श्याम जी, राज्यसभा तो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, वहां पर अगर पर्सनल बातें करेंगे तो वो जस्ती नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ मायने निकाले जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री भावुक हुए और उसके बाद खुद पब्लिक प्लेटफॉर्म से ही गुलाम नबी आज़ाद प्रधानमंत्री की इस तरह से उनका प्रशंसा करते हैं, उनको एक जिस कद का नेता उनको बताया। मुझे नहीं लगता है गुलाम नबी आज़ाद ने वो सच्चाई बोली है, और अच्छी बात है, वी मस्ट अप्रिशिएट कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने सच कहा है। वी मस्ट अप्रिशिएट। इसमें क्या बोला कि उन्होंने बोला कि मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं। वो कहां से चल के आए हैं और वो जमीनी सतह से उठ के आए हैं। आज हम लीडर बनते हैं तो जमीनी सतह में होते नहीं, हम पैराशूट से आ जाते हैं। तो वो बात अगर उसने कही और वो सच्चाई को छुपाते नहीं है तो अच्छी बात है ना। वो कहां बुरी लगी इनको? तो कांग्रेस तो उसी बात से तिल मिलाई ना, तिल मिलाई कांग्रेस और बात से है, क्योंकि कांग्रेस को जो ऑफिशियल लोग हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं, नामिनी ही हैं, वो नॉमिनेटेड बाई उन लोगों की वजह से वो वहां पे इनवाइट ही नहीं थे। और आप लोग फिर उसमें और थोड़ा सा काम कर देते हैं, उसको हवा दे देते हैं। जब आप गुलाम अहमद मीर को पूछोगे तो आप क्यों नहीं डाइस पे थे, वहां पे फलाना आदमी था जो आपके प्रोग्राम में भी नहीं आता है। तो इनडिसिप्लिन कौन क्रिएट कर रहा है, मुझे ये बताओ। इनडिसिप्लिन क्रिएट किसने किया? इसका आंकलन आप खुद कर लेना कि इनडिसिप्लिन क्रिएट किसने किया। जब यहां पे स्टेट यूनिट है तो क्या होना चाहिए था। मैं एक वो बात कर रहा हूं, बाकी कांग्रेस पार्टी से इतनी डिस्कशन हमें क्या लेना देना है, वो उनकी घर की बात है। नहीं, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा था कि 2014 के इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री साहब का एक नारा आया था कि कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो बनाना है। तो ये कहीं उसी की एक पायदान आगे तो नहीं बढ़े हैं मोदी जी? मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की वो अप्रोच है। हर पार्टी और हर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए, जो अच्छी लीडरशिप होती है, चाहे वो प्रदेश में हो, चाहे वो देश में की सरकार, कहीं भी जहां
विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा सकता है और गुलाम नबी आजाद और सब लीडरों ने इसको इंडोर्स किया, तो फिर वो हाउस में कर क्या रहे थे? अगर वो विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभा रहे हैं तो उनमें से सबके सब तो राज्यसभा के मेंबर थे। तो ये सवाल तो उन्हीं पे प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं चाहती है। वो पॉलिटिकल स्लोगन होते हैं और होने चाहिए। जब हम पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो मुझे अपनी तकरीर करनी है। वो हो सकता है कि कुछ ऐसे शब्द भी मैं इस्तेमाल करूं, तो वो खुद ही हो रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं आसार। भारतीय जनता पार्टी सशक्त विपक्ष तो जरूर चाहती है, लेकिन सशक्त कांग्रेस नहीं चाहती है। नहीं, ये तो अब हमारी जिम्मेवारी नहीं है ना। जब कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि अच्छे लोग उसमें रहें, हम लीडरशिप को प्रमोट करें। अब 16.5 साल से एक आदमी पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कभी वो अच्छे तरीके से पार्लियामेंट में परफॉर्म नहीं कर सका, तो फिर उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या कसूर है मेरे भाई? आप बताओ ना। वो कलेक्टिव लीडरशिप पे क्यों नहीं आते? लेकिन मोदी जी ने कहीं ना कहीं ऐसा एक रास्ता तो निकाला कि गुलाम नबी आजाद जिस कद के लीडर हैं, और जिस तरह से G23 ने एक पत्र जो है वो लिखा था जब राहुल गांधी को नियुक्त किया जाना था, उस वक्त एक नाराजगी जो जताई थी, उसका फायदा उठाकर उन्होंने सोचा कि अगर इनकी तारीफ की जाए तो कांग्रेस तिलमिलाएगी और कांग्रेस कहीं ना कहीं स्प्लिट हो सकती है। जो कांग्रेस बची हुई है उसमें भी एक बार फिर जिस तरह से शरद पवार के टाइम में कांग्रेस स्प्लिट हुई थी, उस तरह की स्प्लिट कर इसको पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी का जो कद है और जिस तरह की उनकी अप्रोच है और सोच है, जिस तरह से उनकी डेडिकेशन, डिवोशन, कमिटमेंट, वो उनका काम करने का वो बहुत भावुक हुए थे। तो वो अपने रिलेशन हो सकते हैं, ये सोच नहीं हो सकती। इस तरह की सोच मुझे नहीं लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री की ऐसी सोच हो सकती है कि हम इस तरीके से करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन के अंदर अपने आंसू टपका के गुलाम नबी आजाद का कद तो बहुत ऊंचा कर दिया। अब कद तो वैसे भी उनका ऊंचा है, 41 साल से वो लेजिस्लेचर में हैं, और वैसे भी अगर आप हाइट उनकी देखेंगे, स्मार्ट भी हैं, तो कद तो उनका ऊंचा है। और फिर पूरे जो भारतवर्ष की जितनी भी रियासतें हैं उनके महामंत्री रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं। लेकिन एक बात है कि आज वो कहते हैं कि कांग्रेस कमजोर होगी, तो की किसने? तो अभी जिस तरह से राज्यसभा का उनका कार्यकाल जो समाप्त हुआ, 41 साल तक वो निरंतर किसी न किसी पोस्ट पर रहे। अब 41 साल के बाद अचानक उनको इस तरह से बिल्कुल साइडलाइन कर देना कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कहीं दूसरे स्टेट से भी उनको, अगर जम्मू कश्मीर में अभी असेंबली नहीं है, राज्यसभा मेंबर नहीं बन सकते हैं, किसी दूसरी स्टेट से भी उनको कहीं ना कहीं राज्यसभा की टिकट मिल सकती थी। ऐसा अब होता हुआ दिख नहीं रहा है, जिस तरह से अब रस्साकशी और कशमकश चल रहा है। कांग्रेस की परंपरा रही है, मैंने आपको पहले बोल दिया। नरसिम्हा राव का रिकॉर्ड देख लो, सीताराम केसरी का देख लो, तो मुझे लगता है के साथ भी होना है। नहीं, मैं कहता हूं कि आदमी को ऑनरेबल तरीके से रिटायर हो जाना चाहिए। जब कुछ अगर हम स्टेट की बात करें तो अभी जिस तरह से जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद कहा जा रहा था कि विकास की बयार चलेगी, विकास ही विकास जो है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीतिक एक कमी, जो राजनीतिक कोई पार्टी भी जिस तरह से सरकार नहीं है यहाँ पर, तो वो कमी खल रही है, और बाबूगिरी जो है वो हावी होती जा रही है, और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो विकास के काम जिस तेजी से होने चाहिए वो हो नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब पंचायतें जो हैं वो सशक्त हो रही हैं। 3 टियर सिस्टम, अब BDC भी हो गया, DDC भी हो गया, अब उनकी जो है वो वर्किंग उनकी डिफाइन की जा जाएगी। बाकी चीज़ें जो हैं वो एक सेट प्रोटोकॉल में, एक फ्रेमवर्क में आ जाएंगी। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये एक डेमोक्रेटिक यहाँ पे सिस्टम जो है वो अगर इन प्लेस हो, तो वो जो लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा है उसको एक दर्द होती है। तो जो ब्यूरोक्रेट एक अप्रोच रहती है वो एक सेट फ्रेमवर्क में काम करते हैं। इसीलिए जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी खूबसूरती यही है कि लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा जो है वो फैसले लेता है और इन लोगों को उसको एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये गैप तो है जो आप कह रहे हैं। तो कब तक हम उम्मीद बनाएं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो पाएंगे? मुझे लगता है सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार की जो कमिटमेंट है वो प्रायोरिटी है, वो डिलिमिटेशन की है। यहाँ परिसीमन हो जाए और जो
हक जम्मू का बनता है जम्मू को मिले, जो कश्मीर का बनता है कश्मीर को मिले, ये रोज़ की जो हमारी चिक है ये ख़त्म हो जाए वंस फॉर ऑल। जो जिसका ड्यू है और जो पैरामीटर स्पीक करते हैं अकॉर्डिंगली, और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और लाल किले से भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और माननीय गृह मंत्री जी ने भी ये आश्वासन दिया है, कहा है कि जो ही जहाँ पे परसीमन हो जाता है, डिलिमिटेशन हो जाती है, और यहाँ पे इमीडिएटली जो है अब असेंबली का चुनाव होगा और जहाँ चुनी हुई सरकार होगी। धारा 370 और 35A को खत्म करते वक्त कहा गया था कि जम्मू के साथ जो भेदभाव पिछले 70 साल से चला आ रहा है वो इसके खत्म होने से खत्म होगा, लेकिन परिसीमन अब फिर 2011 के जो सेंसस है उसके हिसाब से किया जा रहा है। तो 2011 में तो सबको मालूम है कि किस तरह से फर्ज एक सेंसस जो है वो करवाया गया था। तो उस आधार पर आपको लगता है कि जम्मू के साथ जो है वो जो उसका हिस्सा है, जो उसका हक है, वो उसको मिल पाएगा? मिलेगा, मुझे ये पूरा भरोसा है, क्योंकि वो मिलेगा। सिर्फ एक पॉपुलेशन ही नहीं है, चाहे उन्होंने फजिंग की हुई है, लेकिन 2001 भी है ना, 2011 भी होगी, तो आगे प्रोजेक्टेड भी आ जाएगी क्योंकि 21 में है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो फजिंग या वो कहीं ना कहीं कोई क्या होगा, बट और भी पैरामीटर है, एरिया है, टोपोग्राफी है, कनेक्टिविटी है, हेल्थ पैरामीटर है, एग्रीकल्चर, बहुत से पैरामीटर है। पहले तो एक ही पैरामीटर था ना, वो कश्मीर का उनका अपना पैरामीटर था, वो अपने बैरोमीटर में ये सारी चीजें देखते थे, लेकिन अब ट्रांसपेरेंट मैनर से होगा, किसी जिले के साथ, किसी खित्ते के साथ, किसी समाज की सेक्शन के साथ। यही लोग रहे हैं, इन्होंने गुज्जर बकरवालों को हक नहीं दिया। गुलाम नबी आज़ाद साहब भी 2 साल 8 महीने रहे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, ना रिफ्यूजियों का कुछ किया, ना वाल्मीकि समाज का किया। उन लोगों का क्या कसूर था जिनको आज तक सिटीजनशिप राइट भी नहीं था? तो फिर हम कहते हैं कि नहीं जी हम बड़े इंसाफ पसंद हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है जो आपने कहा, हक भी होगा, इंसाफ भी मिलेगा जम्मू को। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से आपके स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनसे अगर ये सवाल पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर उनका यही एक रहता है कि अभी यहाँ पर यूटी है और यूटी में एडमिनिस्ट्रेटिव सरकार जो है वो चल रही है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद ये जितनी भी तकलीफें हैं जम्मू की वो सारी दूर हो जाएंगी। आपको लगता है कि जो कह रहे हैं उनकी कथनी और करनी में कहीं डिफरेंस लगता है, या फिर आपको लगता है कि वाकई में बीजेपी का अगर एक बार मुख्यमंत्री बन गया तो जम्मू कश्मीर के जितने दुख दर्द हैं वो सब मिट जाएंगे? क्या आप नहीं ऐसा मानते हैं? क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, आप क्या ऐसा नहीं मानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का जहां चीफ मिनिस्टर लोग बनाएंगे, और मुझे लगता है कि लोगों का मन है, वोट देके लोगों ने बनाना है ना, तो वो बनेगा तो वो कोई कमी रखेगा? हाँ, उनका जो कहने की एक बात है, इंटरप्रिटेशन हम अलग अलग तरीके से करते हैं। उनका कहने का अभिप्राय ये भी होता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जब आएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट का फर्क होता है। आपने प्रीवियस गवर्नमेंटें भी देखी हैं, अब भी देख रहे हैं। उनसे सवाल एक पूछा गया कि जैसे जम्मू कश्मीर में इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें डेली वेजेस नीड बेसिस डेली वेजेस का, उनका क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि जिस दिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तो पहली कैबिनेट के अंदर इन सबको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। तो इसमें गलत क्या कहा उन्होंने? कमिटमेंट दे रहे हैं हम, बट बीजेपी पब्लिक डोमेन में रह के कमिटमेंट दे रहे हैं। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा कैसे? लोगों के वोट से बनेगा, आगे भी बना है ना। 18 लाख वोट लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, बाकी पार्टियों का पूरी जम्मू कश्मीर का मिलाओ इतना नहीं है, 10 लाख से 12 लाख है सिर्फ। नहीं, अगर सीटों को अगर देखेंगे तो जम्मू में फिर भी सीटें कम है, कश्मीर क्या में ज्यादा है। आपका उस हिसाब से मुझे ये बताइए कि हम क्यों एक सेक्शन को ही बीजेपी का वोट मानते हो? और आपको लगता है कश्मीर में आपको सीटें मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। अभी तक तो हक और इंसाफ जब होगा तो जरूर मिलेंगी ना, जरूर मिलेंगी। और वहां आप देख रहे हैं कि नॉर्मलसी की तरफ जो है वो कश्मीर बढ़ रहा है। अब सिलेक्टिव किलिंग वो कर रहे हैं हताश में होके, लेकिन नॉर्मलसी की तरफ आप सोच जो है, हमें भी रोज लोग मिलते हैं, तो हम क्यों ये सोचें, अपने आप को क्यों इन चीजों में सेग्रीगेट करें? हमारी सोच क्यों इतनी संकरी है? जब मेरी लीडरशिप का, भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं आपको कह रहा हूं ना कि 70 साल जहां तो चीफ मिनिस्टर, 64 साल 65 साल जहां पे चीफ मिनिस्टर जो है वो कश्मीर का रहा और मुस्लिम ही रहा, तो गुज्जर बकरवालों को इंसाफ क्यों नहीं दिया? नहीं दिया ना।
चलो हिंदुओं के साथ ये वेस्ट पाकिस्तानी दूसरे लोग थे, ये थे, वाल्मीकि लाए थे, वो बेचारे मेला ढोते थे, उनको इसी के काबिल रखा इन्होंने, लेकिन उनके साथ क्यों नहीं किया? उनको तो शेख अब्दुल्ला साहब अपने ससुराल के भी मानते थे, फरूक अब्दुल्ला साहब मामा भी कहते थे, बट उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। आज उनकी 38 सीटें जो हैं वो ये डीडीसी में और बाकी जगह पे आई हैं, तो अब 10 से 12 सीटें उनको रिजर्वेशन होगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो करके लोगों से जो है वो विनम्र बेनती करेगी कि हमारा हक बनता है, और लोग मन बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन गुस्सा भी बहुत है इस समय लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी जब बीजेपी पीडीपी की सरकार बनी थी और यहाँ 25 विधायक चुनकर आए थे, तो गुस्सा उस वक्त एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब जिस तरह से कामकाज चल रहा है उस चीज़ को लेकर गुस्सा बहुत ज़्यादा है। गुस्सा होना भी चाहिए, सो दैट के हमारे जैसे नेता जो लोग हैं वो अंटोर हैं। जब वोट 18 लाख हमको दिया तो गुस्सा किस पे करेंगे? गुस्सा दूसरे पे क्यों करेंगे? और हम बिल्कुल स्टेट काम करते रहेंगे और होना चाहिए। लेकिन अभी भी आपने देखा डीडीसी में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी गुपकार गैंग कहाँ गया? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने नज़र आ रही हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमें कंपल्सेंट हो जाना है। बहुत सी समस्याएं हैं यहाँ पे जो आप कह रहे हैं, महंगाई है, यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही आपने नीड बेसर डेली वेजर जो हैं इनकी बात कही है, और है एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं है, यहाँ पब्लिक सेक्टर को किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं, और मल्टी डायमेंशन पे यहाँ काम करना होगा। इसीलिए लोगों की जो आशाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है, उनको फुलफिल करेंगे तो तभी लोग जो हैं वो साथ देंगे ना हमारा। मगर आपको लगता नहीं कि जब से धारा 370 हटी है और यहाँ एक पॉपुलर डेमोक्रेटिक सेटअप जो खत्म हुआ है, तब से टैक्सेस का भार जो है वो जम्मू कश्मीर पर बहुत ज़्यादा पड़ गया है। अभी हाल ही में पहले टोल टैक्सेस जो है वो लगाए गए और अभी हाल ही में प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है अनाउंस किया गया है। नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पहले भी था, वेल्थ टैक्स होता था किसी ज़माने में, बट एक टाइम वेव ऑफ हुआ था। अब उसको लगाना जो है वो जनता की मर्जी से लगेगा, ऐसे नहीं इम्पोज हो जाएगा। मैंने कहा है कि उसका एक प्रोसीजर है। इस समय असेंबली यहाँ की जो विधानसभा है वो इन प्लेस नहीं है, और लेकिन उनकी जो है, जैसे हमारी कारपोरेशन है जहाँ, वहाँ पे महापौर और वहाँ पे कारपोरेटर हैं, इसी तरह म्युनिसिपल कमेटी है, म्युनिसिपल काउंसिल हैं, तो वो लोग जो हैं हाउस में लाएंगे बिल, फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करते हैं। तो ये तो पब्लिक की मर्जी के। अगर तो लगाने की इच्छा ही नहीं तो फिर लाने का, क्योंकि बीजेपी के ही यहाँ पर महापौर भी हैं, बीजेपी का ही यहाँ पर जो वर्चस्व भी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, और अगर तो लगाने का इच्छा नहीं है तो फिर उसे लाने का कोई मैं सच्चाई बताऊंगा, मैं प्रीवियस सरकारों में भी रहा हूँ, ये रिफॉर्म्स जो हैं बहुत पीछे की सरकारों ने जो है वो बैक बर्नर पे रखे हुए हैं, कभी यहाँ के हालात की बात कह के जहाँ, लेकिन इस समय जो नए टैक्स हैं वो दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट टाइम, लगता नहीं है मुझे। जो हालात हैं कोविड की वजह से, जो बिजनेस की मार यहाँ पे पड़ी है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे होलसेलर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, लेबर हो, जो भी लोग हैं, अब ये इस काफ़ी नुकसान हुआ है। तो एप्रोप्रिएट टाइम नहीं बनता है, और मैं भी इस हक में नहीं हूँ कि इस समय इस किस्म के फर्दर जो टैक्सेस हैं वो इम्पोज करने चाहिए। अच्छा, आपने अपनी आधी से ज़्यादा उम्र कांग्रेस पार्टी में जो है वो गुजारी है। कांग्रेस के रहते हुए 2-3 बार आप मंत्री भी रहे, पीडीपी के साथ भी आपने सरकार बनाई, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी आपने सरकार बनाई, उस वक्त भी आप मंत्री रहे। बड़ा क्लोजली आपने कांग्रेस को रीड किया है, को जांचा है, परखा है। हमने शुरू से देखा है कि कांग्रेस में हमेशा से जम्मू की बात करेंगे 2 गुट रहे हैं, चाहे वो सोज वर्सेस गुलाम नबी आज़ाद हो, अब चाहे मीर वर्सेस गुलाम नबी आज़ाद गुट हो। ये गुट कहीं ना कहीं एक कांग्रेस को पतन की तरफ लेकर जा रहे हैं। नहीं, वो डेलिब्रेट अटेम्प्ट होती थी, एक सेट माइंडसेट के जो लोग हैं। अब आपने इन 2 लीडरों की कही, इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती थी सो दैट के जम्मू इकट्ठा नहीं हो जाए, हमारी डिवीजन रखना इनका हमेशा डिवाइड एंड रूल का रहा। ये ऐसे अलग नहीं होते हैं, मैंने बड़ा करीबी से देखा है सब लोगों के साथ। ये इन्होंने खुद बनाया होता है, और दैट इज वाई जम्मू में कोई लीडर, इन्होंने डोगरा लीडर जो है वो मर्ज नहीं होने दिया। उस चीज में दे आर वेरी शॉर्प, दे आर वेरी शॉर्प, ताकि अपना वर्चस्व खत्म ना हो। ना आपस आप मुझे बताइए, सैफुद्दीन सोज जी थे, अब मास फॉलोइंग उनकी क्या थी? 0। ठीक है ना। और उसी तरीके से अगर गुलाम नबी आजाद जी भी देखें, पहली इलेक्शन उन्होंने पार्लियामेंट की लड़ी है, भद्रवाह से तो 2 बार जीत के आ गए।
अब जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है सिवाय एक काम के, वो यहां मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। तो लीडर ही नहीं हमारे होने दिया, और जम्मू वाले लोग भी कभी सचेत नहीं हुए, बंधुआ मजदूरी करते हैं आज भी जो लोग हैं। आपने देखा, अभी भी जाके पूछोगे ना इसके बारे में, वो कभी सच्चाई नहीं आपको बताएंगे कि पता नहीं मेरे नंबर नहीं खराब हो जाए, पता नहीं मेरे ये नहीं हो जाए। दे आर नॉट लीडर। आप लीडर वर्ड कह रहे हैं, मैं इनको फॉलोअर कहता हूं। दे आर नॉट लीडर, दे आर द फॉलोअर्स। एक सेट माइंडसेट के वो फॉलोअर है। तो कई बड़े नेता हैं, रमन बल्ला जी हैं, मनोहर लाल जी हैं, और भी बहुत सारे लीडर जो रहे हैं, वो भी क्या एक फॉलोअर के रूप में ही। लीडर इज टू लीड, नॉट टू बी लेड। अभी इसी पे जाके स्टेटमेंट ले लो, सच्चाई को वो कभी बयान नहीं करेंगे। क्या डर लगता है उन लोगों को कि पार्टी कार्रवाई करेगी या कुछ इस तरह से डर लगता है उनको? एक माइंडसेट बन गया। शेर को भी अगर भेड़ों के झुंड में रखोगे तो वो उसी तरीके का बिहेवियर होगा उसका। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी के एक सीनियर लीडर श्यामलाल शर्मा जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातचीत रखी। हालांकि काफ़ी समय इन्होंने कांग्रेस में निकाला है, इसीलिए हमने आज गुलाम नबी आज़ाद का जो जम्मू दौरा था उस पर बातचीत करने के लिए इन्हें चुना था। और जिस तरह से इन्होंने अपने जवाब दिए, वो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि इनका इशारा जो है वो स्पष्ट था कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं गुटबाजी जिस तरह से चलती है, और जिस तरह से जम्मू के अंदर लीडरशिप को पनपने नहीं दिया गया, डोगरा लीडरशिप को पनपने नहीं दिया गया, उसके पीछे कौन आखिरकार वजह है, वो आप लोग इस इंटरव्यू को सुनकर पूरी तरह से समझ ही गए होंगे। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।